आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग को मुख्य रूप से इस लेसन में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उससे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले कुछ पिछले क्लासों में हम लोग ने जो पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया से पहले हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक अभिक्रिया जो है से एक प्रकार के परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन की जैसा यहाँ भी होता है। तो हम लोग रासायनिक परिवर्तन पहले समझेंगे, भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों है क्या? तो भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पानी है, जल लेते हैं हम लोग और इस जल को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है, और ठंडा कर देते हैं इस जल को तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो क्या यहाँ पर कोई नया रसायन का निर्माण हुआ? तो नहीं। यहाँ पर जल का सूत्र होता है H2O, वाष्प का सूत्र भी होगा H2O, और बर्फ का वही सूत्र जो होगा वो भी होगा H2O। तो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई नया रसायन का निर्माण नहीं हुआ है। तो जब नए रसायन का निर्माण नहीं होता है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? यानी यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बना है। जल से ऐसा कोई नया ऐसा पदार्थ नहीं बन पाया है जो फिर जल नहीं बन सकता है। वाष्प है, अगर वाष्प को ठंडा कर दें फिर जल बन जाएगा। ये बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे फिर जल बन जाएगा। तो कोई नया पदार्थ बना, नया पदार्थ कहने का मतलब फिर पुनः लौट करके इसमें ना आ सके। यानी बर्फ था, बर्फ को किसी भी विधि द्वारा हम जल नहीं बना सकते हैं, तब कहते हैं कि नया पदार्थ बन गया। लेकिन यहाँ पर कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। जब नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब इधर देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में देखिए एक कागज़ है, इस कागज़ को अगर हम जला देते हैं तो जलाने पर क्या होगा? नए नए पदार्थ बनेंगे, है ना? देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर इसको हम जला रहे हैं तो यहाँ पर ये जल रहा है, ये एक नया पदार्थ बना। देखिए यहाँ पर धुआं निकल रहा है ना, धुआं निकल रहा है, और ये जो राख बन रहा है ये वाला, ये नया पदार्थ है या नहीं है? क्या इससे फिर ये जो राख बन जाएगा तो इससे हम कागज़ बना सकते हैं? कागज़ नहीं बन सकता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पदार्थ है, ये जो बना हुआ है, ये क्या है? ये राख जो बन गया, ये राख एक नया पदार्थ बन गया, है ना। पुनः हम इस राख से हम कागज नहीं बना सकते हैं। कागज बना सकते हैं? फिर नहीं बना सकते हैं। तो ये जो राख बना, ये एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया। तो इसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं, ये जो परिवर्तन हुआ ना इसका, कागज से राख में परिवर्तन हो गया।
कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, गैस भी निकल रहा था, इससे ऊष्मा भी निकल रहा था, रोशनी भी फैल रहा था, है ना। तो ये जो हुआ, ये नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो इस परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया। और इसी रासायनिक परिवर्तन की जैसा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो अच्छे से समझिएगा आप लोग। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। तो यहाँ हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या, किसे हम लोग कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, कोई पदार्थ अकेले हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में, और कोई अन्य पदार्थ के साथ मिल करके या क्रिया करके, देखिए, अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक, एक या एक से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए C+O2 क्या बनता है? CO2 बनता है। तो यहां पर जैसे H2+O2 क्या बना? H2O बना। अब CaCO3 ये रिएक्ट करेगा, गर्म करेंगे इसको, तो क्या बनेगा? CaO+CO3 बनता है ना। CO2 बनेगा, है ना। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। जब कोई पदार्थ अकेले, देखिए ये पदार्थ अकेले है, ये पदार्थ क्या है? अकेले है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो यहां देखिए ये एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है ना। तो अन्य पदार्थ मतलब दो पदार्थ, कम से कम दो पदार्थ होगा। अन्य पदार्थों के साथ कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पदार्थ तो है ही, उसके साथ एक और कोई ना कोई पदार्थ होगा। तो एक पदार्थ के साथ किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके, मिल करके एक या एक से अधिक, देखिए यहां पर एक एक पदार्थ बनाया, ये एक से अधिक पदार्थ निर्माण किया है। तो यहां पर जो रिएक्ट किया है ये, तो ये सबका गुण, ये वाला जो पहले वाले वस्तु है, इन गुणों, इनके गुणों से बिल्कुल ये भिन्न होगा। बिल्कुल क्या होगा? भिन्न होगा। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है यहाँ पे, अब ये दोनों मिल गए तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यहाँ पर कार्बन का गुण और कार्बन डाइऑक्साइड गुण एक ही है? नहीं, बिल्कुल भिन्न है। ऑक्सीजन का गुण और CO2 का गुण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गुण एक ही है? नहीं है। अगर एक ही होता तो हम लोग CO2 भी ले सकते थे, जो कि लेते क्या है? O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो ये दोनों का गुण बिल्कुल भिन्न है।
तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल गुण से, यानी ये सब के गुण से इधर वाला का गुण जो होगा बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल क्या होगा? तो इसी प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, या यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ गए। अभी रासायनिक अभिक्रिया में दो मुख्य बात होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी यहां पर देखा जाए कि ये साइड वाला जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और उत्पाद, उत्पाद कहने का मतलब क्या हो? जैसे फैक्ट्री में कहते हैं कि उत्पाद बन रहा है, उत्पाद कहने का नया पदार्थ बन के जो तैयार हो रहा है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसी तरह से यहां पर इस अभिक्रिया में उत्पाद इधर न बन के तैयार हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? यानी रासायनिक अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बन के तैयार होता है उस पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद बोलते हैं। क्लियर है? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे मैं ये समीकरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अभिकारक है। लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड जो बन के तैयार हो गया है, जो नया पदार्थ बन गया है, उस पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? अब ये वाला में आइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है। दोनों क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है तब न जाके H2O बना है, तब न H2O बना जी। तो यहां पर देखिए अभिकारक कौन होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बनाए? H2O यानी जल बनाए, तो जल यहां पर उत्पाद होगा। क्या होगा? अब यहां देखिए CaCO3 ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है? और कैल्शियम क्लोराइड जो है, क्लोराइड नहीं सॉरी गलती, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट ये हुआ अभिकारक। क्या हुआ? लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये अभिकारक ये हुआ और उत्पाद ये दोनों हुए, यानी यहां पर CaO और CO2 दोनों उत्पाद कहलाएंगे। दोनों क्या कहलाएंगे? समझ में आ गया बढ़िया से? यानी जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बन जाएगा उसको उत्पाद कहेंगे। क्लियर है? अब रासायनिक अभिक्रिया का थोड़ा क्रिया विधि हम समझते हैं कि किस प्रकार से क्रिया करता है। जैसे में यहां पर देखिए, इसको क्लीन कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अणु टूट करके पहले परमाणु बनाते हैं, और वो परमाणु आपस में मिलकर एक नया बंधन बना करके फिर प्रतिफल का निर्माण करते हैं। जैसे में यहाँ आप लोग देखे होंगे H2 और O2, तो H+H और O हो गया। ये क्या हुआ कि H2 हाइड्रोजन में 2 अणु है और ऑक्सीजन में भी 2 अणु है।
तो यहाँ पर ही सबसे पहले ये दोनों टूट करके परमाणु का निर्माण करते हैं। मानो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया और O2 क्या बन गया, OO बन गया, है ना। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के भार सह सकता है, 2 हाइड्रोजन के भार को क्या कर सकता है, सह सकता है। तो ये वाला में भी क्या हो सकता है, ये भी 2 हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, भार सह सकता है। तो H2 प्लस H ये दोनों आ गया। तो यहाँ पर बनता है H2O, क्या बनता है, जिसमें क्या, अब इसको अगर संतुलित किया जाए तो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ भी 2। अब देखिए 2 2 4, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 को इधर भी है, 4 को इधर भी है ना, ऑक्सीजन 2 को यहाँ भी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिल करके 4 हाइड्रोजन का लोड लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी थे पदार्थ, उनका अणु जो है टूट करके सबसे पहले परमाणु बनाए। जैसे में H2 था तो H में बदल गया ये, तो H क्या है, परमाणु है, H क्या है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, हम बोलो, तो यहां पर सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लिए हैं, जैसे कि यहां पर H2 और O2 दोनों भाग लिए ना। तो हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु सबसे पहले परमाणु में टूटते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा, उसी तरह से ऑक्सीजन का भी 2 अणु है, ये भी टूट करके 2 परमाणु बनाए। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दोनों परमाणु को संभाल सकता है। तो 1 O 2 H है, तो H2, अब बच गया E। तो जब इसको संतुलित करेंगे तब ये समझ में आएगा। तो जब आप इसको संतुलित कीजिएगा, अभी संतुलित करना तो आता नहीं होगा, संतुलित करने के लिए हम सिखाएंगे, फिर यहाँ समझिए, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ यहाँ पर जैसे कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन भी है, तो क्या दोनों तरफ बराबर है, अभी बराबर नहीं है। बराबर है क्या, नहीं है। हाइड्रोजन तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन ठीक नहीं है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 2 से यहाँ गुना कर देते हैं। तो जब 2 से गुना कराइएगा तो 2 से ऑक्सीजन गुना करके तो 2 ऑक्सीजन बन गया, लेकिन हाइड्रोजन को खुजली होने लगा, कह रहे भैया हमारा पास 2 गुना काहे कर दिया। तो जब इसको में हम 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन को कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ वाला कह रहा है कि हमारे बराबर अब नहीं हुआ, हमरो बराबर होना चाहिए ना, अब मेरे बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फिर क्या करना होगा, हाइड्रोजन में भी 2 से गुना करना होगा। अब देखिए पूरी तरह से संतुलित हो गए। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 एकम, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है ना, तो इसको संतुलित करना कहते हैं। उसी यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का 2 परमाणु बने हुए थे OO, ये एक परमाणु 2 हाइड्रोजन को संभाल के रख लिए है, देखिए है ना। उसके बाद ये वाला भी ऑक्सीजन जो था ये 2 हाइड्रोजन संभाल के रख रहा है। तो 2 H मिलकर 2 O मिल करके 4 H को संभाले हुए हैं कि नहीं संभाले हुए हैं, संभाले हुए ना। 2 O मिल करके 4 H को संभाले कि नहीं संभाला है। तो ये है इसका क्रियाविधि। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो अणु होते हैं वो टूट करके परमाणु बनाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब परमाणु बना हुआ है, और ये परमाणु पुनः एक नया बंधन बना करके प्रतिफल या उत्पाद बनाते हैं। प्रतिफल या, तो यहां से ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक नया बंधन ये दोनों बनाते हैं, और उस बंधन के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। इसी नए बंधन के फलस्वरूप क्या होता है, तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया काम करता है। क्या करता है, सबसे पहले पदार्थ को अणु से परमाणु में बदलता है, और परमाणु आपस में एक नया बंधन बना करके नया प्रतिफल का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। अब रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं हम देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित व्यवस्था यहां पर लिखा हुआ है, उसको समझिएगा। पहला, गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस का उत्पत्ति होता है। गैस का क्या होता है, जैसे में दानेदार जस्ता का अगर रिएक्शन तनु
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दिया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है? और ये सबका उदाहरण हम लोग अभिक्रिया में पढ़ेंगे। सबका जितना भी लिखा हुआ है सभी का उदाहरण हम लोग अभिक्रिया में पढ़ेंगे। यहाँ खाली समझिए, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होता है। क्या होता है? यानी गैस निकलता है, उससे क्या निकलता है? तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया की एक प्रकार की विशेषता हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। फिर अवक्षेप बनना, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनके फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? जैसे में आप लोग अवक्षेप का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ समझिएगा ध्यान से। दूध से दही जब बनता है, दही से जो मक्खन आप लोग निकलते हैं ना, वो मक्खन अवक्षेप होता है। क्या होता है? क्या हो गया? अवक्षेप प्राप्त हो जाना। क्या हुआ? जब उसको हम लोग मक्खन को क्या कहते हैं, सॉरी दही को हम लोग क्या कहते हैं, मंथन करते हैं, महते हैं, तो मंथन करने के बाद वहां पर मक्खन अलग निकल जाता है ना। मक्खन अलग ऊपर छलाने लगता है कि नहीं? तैरने लगता है, तैरने लगता है ना। तो ये जो मक्खन जो हुआ एक प्रकार का अवक्षेप बनना होगा। क्या हो गया? अवक्षेपन अभिक्रिया भी हम लोग को आगे पढ़ना है। अवक्षेपन अभिक्रिया क्या है? जैसे मैं यहाँ पर हम लोग अभी जो कागज जलाए थे, तो कागज से जो राख बन रहा था ना, राख भी अवक्षेप है। क्या है ये? तो अवक्षेपन अभिक्रिया के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत? तो हम लोग जब अगला बार जब अवक्षेपन अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद रंग में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे में लोहा है, लोहा अगर खुले हवा में हम लोग छोड़ देते हैं तो उस पर देखते हैं कुछ दिनों के बाद जंग ला करके भूरा रंग का, चित्तीदार रंग का उस पर चला आता है, परत आता है ना। तो उसमें रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिनके फलस्वरूप उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंग चेंज हो जाता है, रंग बदल जाता है। रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इसको बोलते हैं रंग में परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उसके बाद चौथा ताप में परिवर्तन, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ताप में परिवर्तन हो जाता है, या कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा दिया जाता है। तो जो ऊष्मा मुक्त होता है उसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। जो ऊष्मा ग्रहण करता है उसको ऊष्मा शोषी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, चूना को जब जल में हम मिला देते हैं तो देखते होंगे चूना कुछ देरी के बाद खौलने लगता है, पानी गर्म हो जाता है। तो जब उस समय पानी जब गर्म हो रहा होगा तो ताप वही रहता है कि बदल जाता होगा? बदल जाता है ना। तो ताप में परिवर्तन हो जाता है, ताप बदल जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन, ताप बदल जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनके अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं, अवस्था बदल जाता है। इन्हीं पदार्थों को तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से ये है 5 अवस्था, लेकिन 2 अवस्था के बारे में विशेष ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तक विशेष जानकारी नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग दोनों को नहीं पढ़ते हैं। जैसे प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन जो है ये भी पदार्थ की ही अवस्था है। 2 अवस्था और हुए तो 5 अवस्था टोटल है, लेकिन 5 अवस्था में बोस, आइंस्टाइन और प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए उसको अभी शामिल नहीं किया जाता है ना। उसके बारे में विस्तार से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस की बात की जाए तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हैं कि ठोस, द्रव और गैस क्या होता है। तो वे क्या करते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें अवस्था बदल जाता है। अवस्था क्या होता है? जैसे मोमबत्ती जो होता है उसको हम लोग जलाते हैं, तो जलाने से क्या होता है? प्रकाश निकलता है उससे, तो ऊष्मा क्षेपी हो जा रहा है। ठीक है, प्रकाश निकल रहा है, वहां पर ताप में परिवर्तन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद ये जो होता है मोम पिघल जाता है, वाष्प और द्रव दोनों में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प बन करके उड़ने लगता है ना,
और द्रव बन करके नीचे की ओर गिरने लगता है ना, यही ना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थों की अवस्था चेंज हो जाती है, पदार्थ बदल जाता है, अवस्था क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी ठोस, मोम क्या था, ठोस था, लेकिन वो वाष्प और द्रव में बदल गया। तो वाष्प क्या है, गैस है। तो गैस और द्रव में क्या बदल जा रहा था, अवस्था बदला कि नहीं बदला, ठोस से द्रव और गैस में चला आया, तो अवस्था चेंज ना हो गया, अवस्था बदला ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनके फलस्वरूप अवस्था में बदलाव आ जाता है। अवस्था में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, और इन सभी का उदाहरण हम लोग अगला जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे उसमें सारा का सारा हम लोग समझेंगे। सभी का उदाहरण वहां मिलने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यहां पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, और उससे पहले हम लोग को रासायनिक समीकरण समझना होगा। रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। अब हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन, और समीकरण रहेगा तो इक्वेशन। समीकरण क्या बोलते हैं, और वही रहेगा अभिक्रिया तो रिएक्शन, है ना। रासायनिक समीकरण ध्यान समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं निर्माण जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को उनके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बन जाते हैं उन पदार्थों को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त करके दिखाते हैं। क्या करते हैं, तो वही संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, छोटा करके दिखाते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटा करके दिखाना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक। जैसे में अगर यहां पर लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर लिख दिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो क्या ये संक्षिप्त निरूपण है, ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया। लेकिन यहां पर बहुत सा कमी इसमें आ जाता है। ये हाइड्रोजन लिख देने से हाइड्रोजन के कितने अनुभाग लिए पता चल रहा है क्या, ऑक्सीजन लिख देने से ऑक्सीजन के कितने अनुभाग लिए पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण। अभी अगर यहाँ हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख दें और ऑक्सीजन को हम ऐसे लिख कर वाटर को H2O बना देते हैं, तो ये दोनों का, ये सभी का ये संक्षिप्त निरूपण है कि नहीं है, संक्षिप्त निरूपण है ना। छोटा करके दिखा ना दिए, हाइड्रोजन जो इतना बड़ा में लिखा जा रहा था वो H2 लिख दिया, हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन जो इतना वर्ड में लिखा गया है 6 वर्डों में, उसको हम लोग एक ही वर्ड में खत्म कर दिए। वाटर जो यहाँ लिखा हुआ उसको H2O लिख दिया, वाटर बन गया। तो क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को इनके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण माने छोटा करके दिखाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया। इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्लियर है, समझ में आ गया। यहां पर हाइड्रोजन अगर कहा जाए, ऑक्सीजन कहा जाए, तो ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है,
ये भी बड़ा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, संकेत के माध्यम से। हाइड्रोजन का संकेत H2 होता है, H होता है ना। तो यहाँ पर जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है और गैस कभी भी दो अणु के साथ बंधे हुए रहते हैं। ऑक्सीजन में O है तो O2, हाइड्रोजन के लिए H तो H2, ये दोनों मिल गया बन गया H2O बना। अब इसको संतुलित करने के लिए आगे हम बताएंगे, पहले यहां समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण समझ में आया? कुछ है नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले लेता है ना, उन पदार्थों को संकेत और सूत्र के माध्यम से छोटा करके हम लोग दिखाते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत आया समझ में? क्लियर है? चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया लिखने की नियम, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम क्या है? सॉरी, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है इसका नियम देखेंगे हम लोग। और भी है, कार्बन तो कार्बन लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, और दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड लिखो तो कितना बड़ा लिखना पड़े? ज्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा ना। तो कार्बन को C, ऑक्सीजन को O2 और कार्बन डाइऑक्साइड को H2O बना दिए। तो संकेत और सूत्र के माध्यम से छोटा करके दिखा रहे हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। CO2 को छोटा करना दिए CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यही हुआ रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण लिखने का नियम हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा।